हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की। देखिए एक्चुअली हम कैपिटल गेन क्यों पढ़ रहे हैं आपको समझना चाहिए। लास्ट वीडियो में भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि हम ये चेक कर रहे हैं कि एक इनकम की जो एक पर्सन है उसकी टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल इनकम यानी एक पर्सन कई जगह से पैसे कमा सकता है। हो सकता है वो सैलरीड हो तो सैलरी से अर्न कर रहा हो, बैंक में एफडी आ रही हो उसकी, अगर उसका घर किराए पे उठा हुआ है तो किराया आ रहा हो, यानी बहुत जगह से उसकी इनकम आ सकती है। तो हम क्या करते हैं, सारी जगह से उसकी इनकम का टोटल करते हैं और उस पर टैक्स देना होता है। तो इनकम टैक्स ने 5 हेड बता रखे हैं, यानी उसकी 5 क्राइटेरिया बता रखे हैं कि इन 5 क्राइटेरियाज में देखेंगे इनकम कितनी है। तो जो पहले 3 क्राइटेरिया हैं जिस पे हम डिस्कस कर चुके हैं, पहला है आपकी सैलरी। तो अगर कोई एक पर्सन है, वो एक एम्प्लॉय है तो उसके एम्प्लॉयर से जो इनकम मिल रही है वो सैलरी में आ जाएगी। दूसरा, अगर उसके पास कोई एसेट है और वो रेंट पे दे रखी है, जैसे अगर आपके पास कोई घर है और आपने किराए पे दे रखा है, लैंडलॉर्ड आप हैं, टेनेंट को किराए पे दे रखा है और आपको किराया आ रहा है, वो हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं या आप कोई प्रोफेशन के थ्रू अर्न कर रहे हैं, अगर आप सीए हैं, सीएस हैं, लॉयर हैं, कोई भी डॉक्टर हैं, किसी प्रोफेशन से अर्न कर रहे हैं, तो वो बिजनेस प्रोफेशन में आ जाएगा। आज के इसमें हम बात करने वाले हैं कैपिटल गेन की। और एक हेड और होता है अदर सोर्स। अदर सोर्स यानी जो भी इन चारों हेड में नहीं आती वो इनकम अदर सोर्स में आ जाती है। तो ये 3 वीडियो हम पहले ही कवर कर चुके हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन। आज हम बात करने वाले हैं कि कैपिटल गेन से इनकम होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या चीजें टैक्सेबल होती हैं, क्या चीजें एग्जेम्प्ट होती हैं, हम कैसे वो अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो पूरे वीडियोस में डिटेल में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले नाम समझिए, कैपिटल गेन। आपको गेन पे फोकस करना है। जो आपको टैक्स देना होता है वो गेन पे देना होता है, लॉस पे नहीं देना होता। कैपिटल गेन कब होगा, कैपिटल पे गेन कब होगा? कैपिटल का मतलब असेट से है। तो सबसे पहले समझिए कैपिटल का मतलब किससे है? असेट से। प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग कैपिटल एसेट। तो कैपिटल गेन आपको कब होगा? जब भी आप पे कोई असेट है और उस असेट को अगर आप सेल कर देते हैं और उस पर जो प्रॉफिट होता है वो आपका होता है कैपिटल गेन। तो अगर सपोज कर लीजिए मेरे पास एक हाउस है, होम है, घर है, उसको मैं सेल कर देता हूँ और अगर मान लीजिए वो 50 लाख का था और मैं उसे 70 लाख में सेल कर देता हूँ, तो 20 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो यही मेरा कैपिटल गेन है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा। इनकम टैक्स ये कहता है कहीं से भी प्रॉफिट हो तो आपको टैक्स देना है। तो अगर आपके पास गोल्ड ज्वेलरी है, आपके पास हाउस है, आपके पास लैंड है या कोई भी एसेट है जिसको सेल करने पे अगर आपको प्रॉफिट होता है, तो वो आपका किस में आएगा? कैपिटल गेन में। तो आप देखिए कैपिटल एसेट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। एनीथिंग यू ओन फॉर इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर लैंड की बात करें, हाउस की बात करें, शेयर्स की बात करें, गोल्ड की बात करें, ये सभी आपकी एसेट हैं और इनको सेल करने पर अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो उस पर आपको टैक्स देना है। ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपके बिजनेस का स्टॉक है तो वो आपकी कैपिटल गेन नहीं है, फिर वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा। तो बेसिकली हमें मोटा मोटा ये समझ में आ गया कि आपके पास कोई भी एसेट है और उस एसेट को आपने सेल किया, आपको प्रॉफिट हुआ, तो वो आप किस में लेंगे? फोर्थ हेड में लेंगे, कैपिटल गेन में। अब देखिए न्यू रूल एक और आया है 2025 में। अभी आपने देखा होगा न्यू एक्ट आ गया, इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल है। उन्होंने कहा है जो क्रिप्टो करेंसी है उसको कैपिटल एसेट माना जाएगा। देखिए पहले क्या था, पहले कंफ्यूजन बहुत था। कुछ लोग उसे बिजनेस इनकम दिखा रहे थे, कुछ लोग अदर सोर्स में दिखा रहे थे। बट अब ये सिंपल कह दिया, अगर आप पे क्रिप्टो है तो वो असेट बनी जाएगी और अगर आपको उस पर गेन होगा तो वो कैपिटल गेन की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ये नया प्रोविजन था जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें इनकम टैक्स एक्ट 2025 के जितने भी अपडेट्स हैं वो सभी आपको बताता चलूंगा। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए एक रोहित है, एक पर्सन है, उसने 10 लाख का एक प्लॉट खरीदा था और मान लीजिए 2 साल बाद उसने वो या 3 साल बाद उसने वो 18 लाख का बेच दिया 18 लाख का। तो परचेज प्राइस कितना था? 10 लाख। और सेलिंग प्राइस कितना है? 18 लाख। तो बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट हुआ उसे। तो ये जो 8 लाख का प्रॉफिट हुआ यही आपका कैपिटल गेन है। दिस इज टैक्सेबल। तो आपको टोटल सेल वैल्यू पे टैक्स नहीं देना, आपका जो प्रॉफिट हुआ है उस पे आपको टैक्स देना है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया अभी तक कि कैपिटल गेन क्या होता है। कोई भी एसेट है उसको सेल करने पे जो प्रॉफिट हुआ दैट इज कैपिटल गेन। अब देखिए कैपिटल गेन ना कई तरीके के होते हैं। आइए उसको समझते हैं कि कैपिटल गेन कितने तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखी है, इससे आपको समझते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन। देखिए टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन यानी आपने असेट कितनी टाइम रखी है। दो तरीके की कैपिटल गेन होती है, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म। यानी ये डिपेंड करता है आपकी ड्यूरेशन पे। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये ड्यूरेशन के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है या
लॉन्ग टर्म है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि टू टाइप्स की कैपिटल गेन है, पहला है आपका शॉर्ट टर्म और दूसरा है आपका लॉन्ग टर्म। और ये किसके बेस पर डिसाइड होंगे? ये ड्यूरेशन के बेस पे होंगे। जो असेट शॉर्ट टर्म के लिए रखी है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगी, और जो लंबे समय लॉन्ग टाइम के लिए आपने रखी है वो क्या कहलाएगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि शॉर्ट टर्म कितने टाइम को कहें या लॉन्ग टर्म कितने टाइम के लिए कहें? तो इसके लिए ना एसेट का क्लासिफिकेशन बता रखा है, और उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखना होगा। यानी गोल्ड के लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अलग होगा टाइम, और शेयर्स के लिए अलग होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे अगर आपके पास कोई लैंड है, हाउस है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो मूव नहीं हो सकती, उसके लिए जो टाइम दिया गया है वो 24 मंथ्स कह लीजिए या 2 इयर्स कह लीजिए। अगर आपने 2 साल के अंदर बेच दिया, 2 इयर्स के अंदर सेल कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर आपने 2 साल से रख के ज्यादा बेचा, तो वो कहलाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो हमने जो एग्जांपल लिया था कि अगर राहुल है, उसने घर 10 लाख का खरीदा और 3 साल बाद बेच दिया 18 लाख का, तो क्योंकि 3 साल बाद बेचा है तो वो किस में आएगा? लॉन्ग टर्म में। और वही अगर मान लीजिए 10 महीने में या 12 महीने में बेच देता तो किस में आ जाता? शॉर्ट टर्म में। तो आपको ध्यान रखना है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए रूल क्या है? 2 इयर्स का। अच्छा, वही बात करें हम शेयर्स की, इक्विटी की या ईटीएफ की, इनके केस में ये जो ड्यूरेशन होती है 12 मंथ्स होती है, यानी कि 1 ईयर होती है, आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपने कोई शेयर खरीदे हैं और 1 साल के अंदर बेच दिए, तो वो कहलाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर आपने शेयर को 1 साल से ज्यादा रख के बेचा, तो वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखिए डिफरेंस करना क्यों जरूरी है? डिफरेंस करना इसलिए जरूरी है, टैक्स के परसेंटेज अलग है, रेट्स अलग है। अगर शॉर्ट टर्म है तो उसमें रेट्स अलग हैं, जो लॉन्ग टर्म है उसमें रेट्स अलग हैं। तो इसलिए आपको ड्यूरेशन से पहले ये डिसाइड करना है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। थर्ड, और कोई भी अगर एसेट है तो वो 36 मंथ्स होगी, और 36 से ऊपर होगी तो वो लॉन्ग टर्म कराएगी, और 36 मंथ्स के अंदर आप सेल कर देंगे तो शॉर्ट टर्म। तो अगर हम गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड के लिए ये ड्यूरेशन, में गोल्ड की बात इसलिए कर रहा हूँ, गोल्ड और सिल्वर की। भाई आज के टाइम में गोल्ड और सिल्वर के रेट बहुत हाई जा रहे हैं, काफी लोग अर्न कर रहे हैं, इससे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो गोल्ड और सिल्वर अगर वो फिजिकल है, तो उसके लिए 2 ईयर या 24 महीने का पूरा एक रूल बनाया गया है, जो आपको ध्यान रखना है। तो अगर गोल्ड आपने 2 साल के अंदर बेच दिए तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएंगे, और 2 साल के बाद बेचे आपने तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएंगे। तो आई होप अब आपको 2 कंसेप्ट क्लियर हो गए। पहला, कैपिटल गेन में क्या आता है कि कोई भी एसेट को सेल करने पे जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन में आता है। और दूसरा, अब आपको ये देखना है कि कितने ड्यूरेशन में बेचा है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए ड्यूरेशन से हम ये डिसाइड करेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको ये ध्यान रखना है। मैं आपको पहले एक चार्ट भी दिखा देता हूँ कि चार्ट पर पहले फोकस कर लेते हैं। चलिए पहले आपको चार्ट ही शो कर देता हूं मैं। तो चार्ट में आप ये देखिए कैपिटल गेन निकलता कैसे है। तो सिंपल, तो हमने अभी ये सीखा है कि सेल में से अगर आप कॉस्ट माइनस कर देंगे तो वो आपका जो प्रॉफिट हुआ है यही आपका गेन है, और इसी पे आपको टैक्स देना होगा, ये हमने समझा है। बट कुछ चीजें और हैं जो आपको समझनी चाहिए। पहला, देखिए ये हमने फर्स्ट पॉइंट ले लिया सेल प्राइस। अगर आपके कोई एक्सपेंसेस हैं तो वो एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक घर 20 लाख रुपए का बेचा, तो 20 लाख रुपीज में ही सेल वैल्यू हो गई। बट मान लीजिए अगर मैंने ब्रोकर को 1 लाख का कमीशन दे दिया, तो एक्चुअल में मुझे कितने मिले? 19 लाख। तो इनकम टैक्स एक्ट अलाउ करता है कि आप एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं। तो जो भी आपकी सेल वैल्यू है उसमें से आप एक्सपेंसेस माइनस करिए, उसके बाद आप कॉस्ट माइनस कर लीजिए। अब जो भी आपको प्रॉफिट हुआ, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल को रिपीट करते हैं कि मान लीजिए 20 लाख रुपीज का आपका घर सेल हुआ। इस 20 लाख में से मान लीजिए आपने ब्रोकर को कमीशन दे दिया 18 लाख का, तो सॉरी 2 लाख रुपीस का कमीशन हम यहाँ लिख देते हैं। कमीशन यहाँ 2 लाख रुपीस लिख दिया। तो आपकी एग्जैक्ट सेल वैल्यू कितनी हो गई? 18 लाख रुपीस। और मान लीजिए आपकी अगर कॉस्ट थी 10 लाख रुपीस, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 8 लाख। अब इस 8 लाख पे आपको टैक्स देना है। बट अगर मान लीजिए कोई एग्जेम्पशन है, वो एग्जेम्पशन भी माइनस हो जाती है। यानी कि इनकम टैक्स ने कहा है कि जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है, अगर हमारे बताए हुए कुछ प्लेसेस पे आप वहां डिपॉजिट कर देंगे, कुछ स्कीम्स में अगर आप डिपॉजिट कर देंगे, तो हम उस पर भी टैक्स नहीं लेंगे। तो इस एग्जाम्पल को देखिए, अगर मान लीजिए 60 लाख रुपीज का कोई घर सेल हुआ था, और 2 लाख रुपीज उसमें एक्सपेंसेस हो गए, और 40 लाख उसकी कॉस्ट थी। तो यहाँ अगर हम 42 लाख रुपीज माइनस कर देंगे, तो आप देखिए उसके बाद जो भी अमाउंट बचा वो कितना बचा? 18 लाख रुपीस। 18 लाख में से 10 लाख रुपीस एग्जेम्पशन मिल गई। यानी कुछ ऐसी स्कीम्स में पैसा लगा दिया जो अभी मैं डिस्कस करूंगा,
जिससे 10 लाख की एग्जेम्पशन मिल गई, तो अब केवल टैक्सेबल अमाउंट कितना बचा, 8 लाख रुपीस। तो अभी हम ये समझेंगे कि कौन कौन से एग्जेम्पशंस हैं, कौन सी स्कीम्स हैं जिसमें से पैसा माइनस हो जाता है। तो ये इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये एक चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो कैपिटल गेन को पूरा समराइज करता है एक तरीके से। अब इस एग्जेम्पशन से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि कहीं कहीं पे हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन के बेनिफिट का मतलब क्या है कि जो भी आपकी कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपने घर सेल किया 18 लाख रुपीस का और उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट 10 लाख रुपीस है। तो अभी मैंने आपको बताया प्रॉफिट कितना हुआ, 8 लाख रुपीस का। अगर मान लीजिए घर आपने बहुत पहले ले रखा है, तो इनकम टैक्स कहता है हम ये मान के चलते हैं कि कुछ स्कीम्स में, कुछ कैटेगरीज में हम इसका इंडेक्सेशन कॉस्ट निकालते हैं, यानी आज की कॉस्ट कितनी है। तो सेल प्राइस हुआ है 18 लाख रुपीस में, और अगर मान लीजिए 10 लाख रुपीस हमने 20 साल पहले खरीदी थी, और आज की वैल्यू अगर इन महंगाई के हिसाब से कॉस्ट निकालें, तो महंगाई के हिसाब से 10 लाख 15 लाख रुपए बढ़ के हो गए। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, केवल 3 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। तो कहीं कहीं पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, मैं भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इंडेक्सेशन के कॉस्ट में समझिएगा, जो कॉस्ट है वो कुछ साल पहले उतनी थी, आज के टाइम में वो कॉस्ट कितनी हो गई, वो बढ़ के आ जाएगी, और वो बढ़ी हुई कॉस्ट हम माइनस करेंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट हमें कम दिखेगा और एक्चुअली टैक्स पेयर्स को फायदा होगा क्योंकि उन्हें कम टैक्स देना है। तो पहले तो ये काफी चीजों पे था, पर कई सालों में गवर्नमेंट इनको हटाती गई इंडेक्सेशन कॉस्ट को, और टैक्स रेट भी कम कर दिए। तो अभी हम पूरे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब समझेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मुझे आपको समझाना था, सो दैट इज द रीजन मैंने इस पर फोकस किया। अब हम मेन चार्ट पे आते हैं और दोबारा से, और फिर हम डिटेल में समझते हैं। देखिए अब आपको सेल प्राइस तो पता लग गया, सेल प्राइस जो भी आपकी एसेट सेल हुई है, एक्सपेंसेस आपको पता होंगे कितने हैं, उसमें से हम कॉस्ट माइनस कर देंगे, या तो कॉस्ट माइनस करेंगे या इंडेक्सेशन कॉस्ट माइनस करेंगे। जो भी प्रॉफिट आया, जैसे इसमें अगर 60 लाख में से 42 लाख माइनस कर दें तो 18 लाख का प्रॉफिट आया। इस 18 लाख में से अगर आपने कुछ स्कीम्स में पैसा लगा दिया तो उस स्कीम्स में आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, बचे हुए पे आपको टैक्स देना है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि वो एग्जेम्पशंस कौन-कौन सी हैं। तो देखिए वो एग्जेम्पशंस का मैंने एक चार्ट बना दिया है आपको, और न्यू इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली मैं आपको एग्जेम्पशन समझाऊंगा। ओल्ड में भी अवेलेबल थी और न्यू में भी अवेलेबल है, कुछ सेक्शंस या कुछ नाम चेंज हो गए हैं केवल। तो सबसे पहले समझिए, सबसे पहला, अगर मान लीजिए आपके पास कोई घर था, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी। मान लीजिए मेरे पास घर था और वो मैं 18 लाख का घर सेल कर दिया, 10 लाख उसकी कॉस्ट थी, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 8 लाख का। बट जो प्रॉफिट हुआ है उसको मैं अपनी पॉकेट में नहीं रख रहा, भाई मैंने घर बेचा है, उसके बदले में एक नया घर ले रहा हूँ। तो इनकम टैक्स कहता है अगर आपने घर को सेल करके नया घर लिया, तो जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है, अगर उससे आप नया घर ले रहे हैं, तो उस पर फिर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। अब नया घर आप तुरंत तो ले नहीं लेंगे एकदम, तो इसके लिए इनकम टैक्स ने कहा सबसे पहले तो देखिए, बाय वन न्यू रेजिडेंशियल हाउस और कंस्ट्रक्ट वन न्यू हाउस। आपके पास घर है और आप एक नया घर ले रहे हैं या नया घर बनवा रहे हैं, उसकी ड्यूरेशन बताइए। जो नया घर है वो आप 2 साल के अंदर खरीद लें, और अगर कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो 3 साल के अंदर करवा लें। तो अगर इस ड्यूरेशन में आप करा लेते हैं, तो जो भी आपको गेन हुआ है उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन अराइजेस, क्या ये 2 साल और 3 साल तक पैसा आपकी पॉकेट में पड़ा रहेगा, आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा रहेगा? नहीं। तो इसके लिए इनकम टैक्स ने कहा कैपिटल गेन CAGS अकाउंट होता है, बैंक्स में खुलता है, किसी भी प्राइवेट और पब्लिक बैंक में खुल जाएगा। आप 6 महीने के अंदर, जब भी आपको प्रॉफिट हुआ है ना, आप 6 महीने के अंदर इसमें डाल दें सारा पैसा, और फिर जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है, वो अगर टैक्स बचा रहे हैं, तो इसी अकाउंट से नया घर खरीदें या इसी अकाउंट से कंस्ट्रक्शन कराएं। तो इससे क्या होगा, इससे हमें भी पता रहेगा कि आपने पैसा यूटिलाइज कर लिया। तो एक तो ये चीजें हो गई। अब दूसरा समझिए, अगर आपके पास कोई लैंड थी या बिल्डिंग थी या हाउस था, अब मान लीजिए आप उससे नया घर नहीं खरीदना चाह रहे, तो इनकम टैक्स ने कहा अच्छा हम एक और स्कीम देते हैं। आप क्या करो, NHAI या REC के बॉन्ड्स आते हैं, इन बॉन्ड्स को खरीद लो और इन बॉन्ड्स में अपना वो पैसा लगा लो। तो अगर आप इन बॉन्ड्स में अपना पैसा लगा लोगे, तो हम आप पे टैक्स नहीं लगाएंगे। बट पहली चीज, एक तो इसकी लिमिट है कि 50 लाख रुपीस, मतलब मैक्सिमम 50 लाख रुपए ही लगा सकते हो। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो आपको ध्यान देना है, ये 5 साल से पहले इनमें पैसा नहीं निकाल सकते, यानी इनकी मैच्योरिटी 5 इयर्स बाद होगा रिडेम्पशन। और ये आपको काम कितने महीने के अंदर करना है, 6 महीने के अंदर करना है। ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद सोचा, 3 साल बाद सोचा बॉन्ड्स खरीदना है, आपको 6 महीने के अंदर बॉन्ड्स खरीद लेने हैं। तो पहला हो गया आपका कि घर के बदले आपने नया घर ले लिया। दूसरा हो गया, अगर घर के बदले घर नहीं लेना, तो घर के बदले कोई बॉन्ड्स ले सकते हो, और NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के आप बॉन्ड्स ले सकते हो। अच्छा, इन पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगी। जो इंटरेस्ट मिलती है वो चेंज होती रहती है, करीबन 4-5% इंटरेस्ट मिलती है। और ये जो इंटरेस्ट मिलेगी आपको, ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो आगे हम वीडियो बनाने वाले हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, उसमें इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तीसरी एग्जेम्पशन ये है, ये हम एग्जेम्पशंस की बात कर रहे हैं, कि अगर आपके पास कोई भी एसेट है एक्सेप्ट हाउस, जैसे आपके पास गोल्ड थे, शेयर्स थे, प्लॉट था, आपने ऐसा कोई भी सामान था जो आपने सेल किया और आपको प्रॉफिट हुआ, तो उसके बदले भी आप घर खरीद सकते हैं। देखिए इन सब में डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको समझना होगा। घर के बदले घर खरीदा है तो 2 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कराना है, 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कराना है, 2 साल के अंदर खरीदना है। अगर घर नहीं है, कोई और चीज़ है, घर के बदले घर नहीं खरीदना, आप बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हो। और यहाँ पे आपके पास घर नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट हाउस, गोल्ड है, शेयर्स हैं, कोई और चीज़ है, उसके बदले घर खरीद रहे हो, तो अगेन 2 साल के अंदर खरीद लो या 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट करा लो। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो जो आपको गेन हुआ है ना, उस गेन पे आपको टैक्स नहीं देना, वो एग्जेम्पशन हो जाएगा। तो अगर आपका 10 लाख की कॉस्ट थी, 18 लाख का आपने घर सेल किया, 8 लाख का प्रॉफिट हुआ, बट उस 8 लाख को भी आप यूज करके नया घर खरीद रहे हैं या वो बॉन्ड्स में पैसा लगा रहे हैं, तो आपको उस साल कोई भी टैक्स नहीं देना, वो आपका टैक्स माफ हो जाएगा, बच जाएगा। अब इसके अलावा और भी डिडक्शंस दी हुई हैं, ये तो आपके 3 मेन पॉइंट हो गए। उसके अलावा ये 3 डिडक्शंस और देखिए। अब एग्रीकल्चर लैंड की बात करते हैं। देखिए गांव में किसानों के पास बहुत एग्रीकल्चर लैंड होती है, और रूरल की हम स्पेशली बात कर रहे हैं। तो अगर रूरल लैंड है, ठीक है, लिखा हुआ है लैंड मस्ट बी रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अगर एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, रूरल लैंड नहीं है, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप इस एग्रीकल्चर लैंड के बदले कोई एग्रीकल्चर लैंड और खरीद लेते हैं, ठीक है, और तो आपको जो कैपिटल गेन हुआ है इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो जैसे हमने पहले देखा था, घर के बदले हाउस खरीदा, यहाँ पे आप एग्रीकल्चर लैंड के बदले एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर रहे हैं। नेक्स्ट, लैंड या बिल्डिंग कंपलसरी एक्विजिशन। अब क्या होता है, कई जगह गवर्नमेंट हाईवे निकालती है, या कई जगह गवर्नमेंट को कुछ एसईजेड बनाने होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी जो जमीन है वो आपसे ले लेती है, कंपलसरी एक्वायर कर लेती है, उसके बदले आपको कंपनसेशन दे देती है। अब मान लीजिए आपने जमीन खरीदी बहुत पहले, जो गवर्नमेंट है उसने कंपनसेशन ज्यादा दिया, तो वो जो गेन हुआ ना, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये बताया हुआ है, कंपनसेशन री इन्वेस्ट इन न्यू असेट। अगर आप न्यू असेट में, तो गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर करी, आपने री इन्वेस्ट कर दिया उसको, तो यहाँ भी आपको टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये जो टाइम फ्रेम है, एज नोटिफाइड, यानी गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी अभी इसको। और सेम अगर आपके पास कोई इंडस्ट्रियल एरिया है और आप उस इंडस्ट्रियल एरिया को वहां से हटा के इंडस्ट्रियल एरिया को रूरल में या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में शिफ्ट कर देते हैं, तो वहां भी आपको अगर कोई गेन हुआ है तो उस पर आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको समझने जरूरी हैं। तो ओवरऑल हम दोबारा से एक बार उस चार्ट पे आते हैं बेसिकली, तो अब आपको और क्लैरिटी हो जाएगी हमने पूरा क्या समझा। हमने ये समझा कि कोई भी अगर आपके पास असेट है, उसको सेल करने पर प्रॉफिट हुआ है तो वो कैपिटल गेन में आएगी, और फोर्थ हेड में आएगी कैपिटल गेन में। वो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेल में से एक्सपेंसेस और कॉस्ट माइनस करके। तो जो भी सेल में से कॉस्ट और एक्सपेंसेस माइनस करके प्रॉफिट आया, आपका गेन आया, अगर आप नीचे बताई हुई स्कीम्स में लगा देते हैं तो उतना पैसा माइनस हो जाएगा। अगर आप पूरा लगा देते हैं तो फिर बिल्कुल टैक्स नहीं देना। अगर आप थोड़ा पैसा लगाते हैं तो जितना भी पैसा लगाया उतने की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। जो बची हुई इनकम है, उस बची इनकम पे आपको टैक्स देना है। अब क्वेश्चन अराइजेस कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना है। तो अगर मैं एक जनरल बात करूं, तो एक जनरल तो हम ये बात करते हैं कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वैसे इसके लिए मैंने अलग से पूरी वीडियोस बना रखी हैं, उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा, और हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, उसमें आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। मैं एक जनरल बता देता हूँ। जनरल ये है, आपको इस पे 20% टैक्स देना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। और लॉन्ग टर्म पे कहें तो लॉन्ग टर्म पे देखिए 1 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है। अगर शेयर वगैरह की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, तो आपको 1 लाख तक का जो भी प्रॉफिट हुआ है, ये सॉरी 1.25 लाख हो गया है अभी, 1.25 लाख तक का जो भी प्रॉफिट हुआ है इस पर कोई भी टैक्स नहीं देना। इससे ज्यादा है अगर, तो आपको 12.5% टैक्स देना है। ये मैं बात कर रहा हूँ शेयर और म्यूचुअल फंड की। अदरवाइज बाकी सब पे 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट टर्म 20% है, पहले 15% हुआ करता था, जिसको हटा के अब 20% कर दिया। और लॉन्ग टर्म में शेयर म्यूचुअल फंड में 1.25 तक एग्जाम्प्ट है, बाकी जो एक्स्ट्रा है उस पर 12.5 देना है। और जनरली अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 12.5% का टैक्स है। अब इनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं।
म्यूचुअल फंड की बात कर दी मैंने, अब मैं गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड का 24 मंथ्स है, तो वही अगर आप 24 मंथ्स के बाद सेल करते हैं, तो वो आपका लॉन्ग टर्म कहलाएगा, तो उसमें क्या देना है आपको 12.5%। और गोल्ड की बात करें, गोल्ड या सिल्वर की, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वहां आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। तो ये सारी चीजें, ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज है कि अलग अलग एसेट पे अलग अलग रेट बताए हैं, तो वो आपको समझना जरूरी है कि आपकी किस तरह की एसेट है, उस पर क्या टैक्स रेट है। तो उसके लिए एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे आगे, जिसमें हर एसेट के बारे में बताएंगे कि शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में कितना टैक्स लगता है। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक कर सकते हैं। और सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, रेजिडेंशियल हाउस, काफी टैक्सेशन, ओल्ड टैक्स सिस्टम, न्यू टैक्स सिस्टम, सभी के वीडियो हमने अपने चैनल पे बना रखे हैं, आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।